दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों से एक चर्चा चल रही थी कि जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को लेकर के, तो आज हम उनसे सीधा सवाल करेंगे कि इस सारे जितने भी मुद्दा है उसको लेकर सीधा सवाल करेंगे, क्योंकि उनका भी ये हक बनता है, क्योंकि अरुणाचल से वो सांसद होता है। तो सबसे पहले देश का तो कानून मंत्री है, फिर भी अरुणाचल प्रदेश का सांसद होने के नाते उनसे हम लोग कुछ सवालात करेंगे, उनका क्या जवाब होता है सीधा उनसे उन्हीं से हम लोग जानते हैं। किरण जी, सबसे पहले आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आप इतने दूर से हमारे अपने राज्य से यहाँ आया है तो आपको मैं स्वागत करना चाहता हूँ। सीधा हम लोग सवाल आपसे करेंगे। पहला सवाल यही है कि बहुत सारे अरुणाचल के लोगों ने देखा है कि आप लोग आपने एक सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनल में आपने कहा था उसको लेकर के, खासकर अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को लेकर के। उसमें पहला सवाल ये है कि आपको पहले से पता था अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो कि दिल्ली फुट मार्च कर रहा है कुछ भ्रष्टाचार को लेकर के, तो आपने कभी उन लोगों को मिलने के लिए या फिर बात करने की कोशिश की सर? मेरे पास तो सब लोग आते रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी, सोशल वर्कर, गांव के लोग भी। जो भी अरुणाचल का आदमी दिल्ली में आता है तो मेरे पास तो आता ही है। मैं अपना दरवाज़ा को खोल के रखता हूँ। कोई भी अरुणाचल आदमी मुझसे मिल सकते हैं, तो मेरे लिए सारा अरुणाचल का पब्लिक बराबर है। कोई पार्टी, कोई ग्रुप ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी मुझे पॉलिटिक्स के अलावा बाकी जो भी बात करने आ सकते हैं। पॉलिटिक्स होने से तो फिर वो पार्टी पार्टी हो जाता है, तो वो विषय अलग है। लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश मुझे कोई भी मिल सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि किरण रिजिजू जो प्रेस ब्रीफिंग करते हुए ये कहा जा रहा है कि प्रूफ लेकर के आए, तो उसको लेकर के अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ने ये बोल रहा है कि आरटीआई के मुताबिक ऐसे डॉक्यूमेंट उनके पास है, लेकिन तो आपने प्रूफ अगर होता है तो बताइए बोला, तो इस विषय में आपका क्या राय है? सच और झूठ का फैसला तो कोर्ट करते हैं। ये हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। यहाँ लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, सरकार का काम है देश को चलाना, और उसका गलत और सही तो अदालत में उसका फैसला होता है। प्रूफ का मतलब ये है कि कोई भी घटना होता है, कोई भी करप्शन का चार्ज होता है, तो उसका बैकग्राउंड भी होना पड़ेगा, उसका कोई मटेरियल होना पड़ेगा। तो मटेरियल कुछ चीज़ ऐसा होता है, बहुत ओपन होता है। जैसे कि अभी मान लो एक गांव में रास्ता बनाना है, रास्ता के लिए पैसा सैंक्शन हो गया और रास्ता बना ही नहीं है, तो देखा देखी वो तो प्रूफ हो गया कि पैसा ख़त्म हो गया, गांव में रास्ता नहीं पहुंचा। कुछ होता है सिस्टम में करप्शन होता है, तो सिस्टम में करप्शन जो है उसका प्रूफ करना पड़ता है। तो इसलिए कोई भी अगर एलिगेशन देता है तो एलिगेशन के ऊपर में सब्सटेंशिएट करना पड़ता है। तो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन या कुछ भी नाम से आप करते हैं तो वो प्रोटेस्ट करने का राइट होता है, प्रोटेस्ट करना चाहिए, डेमोक्रेसी है। तो प्रोटेस्ट के साथ साथ आखिर तो फैसला तो पब्लिक करता है। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा रोल वो पब्लिक प्ले करता है, और डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा पावरफुल पब्लिक ही होता है। तो अल्टीमेटली सही गलत वो पब्लिक तय करेगा, और केस का जहाँ तक सवाल है, केस का तो कोर्ट ही तय करेगा। किरण जी, को ये कहा जा रहा है कि जो जनता है या फिर अरुणाचल प्रदेश में मैक्सिमम इसे कहा जा रहा है कि ये कहीं राजनीति साजिश है, तो एएसी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के पीछे किरण रिजिजू हो सकता है, ऐसे लोगों का भी सवाल है। इस विषय में आपका क्या राय है? मुझे तो ऐसा बात तो सुना ही नहीं दिया। जो ये प्रोटेस्ट कर रहा है वो लोग तो मेरे पास अभी तो आया नहीं है। पहले मैं तो मिलने के लिए आया था, होगा 1-2 साल 3 साल पहले में। अभी पिछले 1-2 साल में तो मेरा किसी से मुलाकात भी नहीं हुआ। और आप लोग सब जानते ही है, मुझे ये जो लोकल पॉलिटिक्स में कौन कौन किसका खिलाफ है इसका बारे में इतना जानकारी नहीं रखता हूँ। हमारा अरुणाचल से कुछ मीडिया लोग आए थे, उनको भी मैंने यही बात बताया कि अरुणाचल के पब्लिक ने मुझे इतना उम्मीद के साथ दिल्ली भेजा है, तो अपना काम छोड़ के मैं सुबह शाम वहाँ किसको एमएलए बनाना है, किसको मंत्री बनाना है, किसको सीएम को गिराना है, अगर हम यही खेलते रहेंगे तो ये मौका जो मुझे इतना बड़ा मौका पब्लिक ने दिया है, वो काम को कौन जस्टिफाई करेंगे? अगर मेरा समय जो है ये लोकल पॉलिटिक्स में बिजी करा देंगे, तो पब्लिक ने बहुत उम्मीद से मुझे दिल्ली भेजा है। एक ज़माने में मैं नया नया जब एमपी बने थे, तो
कोई जानते नहीं थे। हमारे यहाँ में एमपी भी होते थे, लेकिन इतना प्रोमिनेंट रोल हम लोग को मिलते नहीं थे। मैं इसी बात के साथ एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। तोमो रिबा साहब हमारा अरुणाचल का एक बहुत बड़ा लीडर रहा, और वो एमएलए थे, मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी कुछ समय के लिए थे। तोमो रिबा साहब से हम लोग का बहुत अच्छा रिश्ता था। तो ईटानगर में जब मिला तो तोमो रिबा साहब ने बोला था कि अगर वो एक बार एमपी बन जाएगा तो पार्लियामेंट में वो ठीक करेगा, और अरुणाचल के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। बाद में 1996 में तोमो रिबा साहब एमपी बन गए। तो मैंने एक बार फिर उसका घर में जाके पूछा कि अंकल, आपने बोला था कि एमपी बन जाने से आप बहुत कुछ करना चाहता है, तो अभी आप एमपी बन गया तो आपको कैसा लगता है? तो तोमो रिबा साहब बहुत ऑनेस्ट आदमी है, ऑनेस्ट आदमी था। उन्होंने कहा, बेटी मत बोलिए, एसएमएस में ही बोला वो, कि ये पार्लियामेंट जो है सागर है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। মানে টিপিক্যাল उन्होंने बोला, ইয়াতে আমার কথা শুনা কোনো নাই, সাগৰৰ মাজতে আমাৰ সৰু এইটো মাছ নিচিনা আছে, আমাৰ কোনো নুশুনে। तो इतना बड़ा सागर, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का जो पार्लियामेंट है, वहाँ पोजीशन बनाना बहुत मेहनत करके, सेक्रीफाइस करके, तपस्या करके ही आप पार्लियामेंट में और देश में नाम बना सकता है। वो नाम को बनाने का साथ साथ काम भी तो करना चाहिए। इसलिए मैं ये अपना अरुणाचल का पार्टी का खिलाफ में इस तरह से धरना प्रदर्शन करा कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है, पब्लिक ने मुझे ब्लेसिंग किया है, मोदी जी ने मुझे इस देश का कानून मंत्री बनाया। अब पहले बार अरुणाचल से कैबिनेट मिनिस्टर बना। भविष्य में हम लोग को ऐसा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मौका मिलेगा, लेकिन देश का कानून मंत्री कभी बन पाएगा कि नहीं? अंबेडकर के बाद मैं पहला रिजर्व कैटेगरी से, शेड्यूल ट्राइब से मैं लॉ मिनिस्टर बना। अंबेडकर एससी थे, मैं एसटी हूँ। तो इतना मौका मिलने के बाद मैं ये लोकल सीएम को गिराने के लिए या किसी मिनिस्टर के खिलाफ मैं क्यों करूँगा? ये सब चीज़ मेरा दिमाग में भी नहीं आता, ये सब कराना है। तो यहाँ सवाल बनता है कि आपने ये कहा है कि आपको देश का प्रधानमंत्री और जो है उसके बाद बड़े जो अमित शाह है, फिर जेपी नड्डा पार्टी प्रेसिडेंट है, उसका आशीर्वाद है, उसके उनका जो सोच है, अगर वो आपको देश में आगे और बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसके लिए काम कर सकते हैं। सवाल ये है कि कल को अगर प्रधानमंत्री जेपी नड्डा और अमित शाह आपको बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में आपको मुख्यमंत्री बनना है, तो इसमें आपका क्या राय होगा? देखिए, ये बात तो मैं वैसे बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा कि मैं सीएम नहीं बनूँगा, पार्टी बोलने से भी नहीं मानता हूँ मैं सीएम नहीं बनूँगा, तो वो एरोगेंट लगेगा ना। ये पार्टी तो मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं। लेकिन मैंने 2009 में जब बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड का मीटिंग में तय हुआ था कि मुझे अरुणाचल का सीएम कैंडिडेट बनाना है, उसी समय ही मैंने पार्टी का लीडरशिप को, राजनाथ सिंह जी उस समय अध्यक्ष थे, उनको बोल दिया कि मुझे स्टेट पॉलिटिक्स में जाना नहीं है, मुझे सेंटर में पार्लियामेंट का पॉलिटिक्स में रहना है। क्योंकि अरुणाचल में तो सीएम जो भी बनेगा वो अरुणाचल का आदमी ही बनेगा, लेकिन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर तो हमारे लिए रिजर्व नहीं है। ये तो अगर कल हम लॉ मिनिस्टर नहीं रहेगा तो ये लॉ मिनिस्टर किसी अरुणाचल को ही देगा, ऐसा तो नहीं है। ये कोई रिजर्व पोस्ट नहीं है। तो मैं अरुणाचल के लिए जितना सेवा कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा सेवा कर सकता हूँ, मैं यहाँ से करते रहूँगा। इसलिए लोकल जो चीफ मिनिस्टर का मुद्दे को लेकर के मैंने पहले ही कह दिया कि मैं एमएलए नहीं लड़ूंगा, और चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के लिए मैं कभी भी दावेदार नहीं करूंगा। पार्टी अगर आपको भेज दिया जाएगा तो इसमें आपका मतलब आपका पार्टी डिसीजन लेगा कि किरण को जाना है अरुणाचल? मैंने आपके जो मीडिया साथियों को भी बताया था कि कुछ मिनिस्टर पोर्टफोलियो होता है जो बहुत क्रिटिकल होता है। लॉ मिनिस्टर बनने के बाद अगर मैं मुख्यमंत्री का बात करूंगा तो लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, और ये मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर के प्रति भी एक इंसल्ट होगा। ये सब सोचना भी नहीं चाहिए। पार्टी मुझे कहेगा ही नहीं कि आप मुख्यमंत्री बनो।
किरण जी, आपको क्या लगता है 2017 से लेकर के 2022 तक अरुणाचल प्रदेश में जो सरकार भाजपा की चल रही है, आपको क्या लगता है अच्छा चल रहा है या फिर आपको बुरा लग रहा है? पहले के मुकाबले अभी सरकार बहुत तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले तो सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, डिजिटल न्यूज़ नहीं होते थे और उस समय लोगों को पता ही नहीं होता था कि पैसा गया, कहाँ गया, कौन काम कर रहा है। उसमें सब कुछ कागजी में काम होता था। आजकल तो डिजिटल हो गया, ऑनलाइन हो गया और लोग अवेयरनेस भी हो गया। पहले तो लीडर एक चीज़ बोल दिया तो उसको सब सुनते थे। आजकल तो जैसे कि मैं कुछ एक बात करेंगे तो मेरा बात को कुछ लोग तो सुनेगा भी नहीं, कुछ लोग तो मेरा बात को सही है गलत है वो उसको जानने का कोशिश भी नहीं करेगा, ऐसे ही सोशल मीडिया में गाली देने लग जाएगा। तो ये ज़माना ऐसा है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा चल रहा है अभी भी? सरकार तो अच्छा चल रहा है लेकिन क्रिटिसिज्म जो हो रहा है, आलोचना इसलिए हो रहा है कि आजकल हर एक आदमी के पास में इसका साधन है लिखने का, ऑनलाइन में, डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक आदमी को अपना क्रिटिसाइज करने का राइट है। लेकिन मैं इस बात को लेकर के एक बात सीरियस बात बोलना चाहता हूँ। मुझे जो चिंता हो रही है इस बात को लेकर के कि जो किसी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है वो भी एक्सपर्ट बन जाता है। जैसे कि मान लो कोई क्लास 10 पास है, उसको गवर्नेंस के बारे में मालूम ही नहीं है, फिर भी वो बोलता है कि ये चीफ मिनिस्टर बेवकूफ़ है, उसको चलाना नहीं आता है, मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, मैं ऐसा करूँगा वैसे करूँगा। तो उसको तो ABC भी मालूम नहीं है, लेकिन क्या है कि वो कहीं से पढ़ लेता है और न्यूज़ सर्कुलेट करता है तो वो सोचता है यही दुनिया है। तो एक ज़माने में तो कितना पढ़ लिख करके, जैसे मैं विदेश नीति के बारे में बात करता हूँ, मैं यूनियन मिनिस्टर बनने से पहले फॉरेन अफेयर्स सिक्योरिटी मैटर्स में मैं लिखता था और कितना साल 30 साल 35 साल का हम लोग का रिसर्च है, स्टडीज़ है, बहुत गौर से अध्ययन किया है, तब जाकर हम लोग उस विषय को बात करते हैं। पार्लियामेंट में जब मैं ऑपोजिशन में थे, जब हम स्पीच करते थे वो रिसर्च करके हम लोग स्पीच करते थे। आजकल तो सोशल मीडिया में पढ़ लिया और पढ़ के यही दुनिया है सोच के बोल देता है। इसलिए जो एल्डर्स है समाज में, जो एल्डर्स है वो बोलना चाहिए कि आदमी किसी चीज़ के बारे में कमेंट करने से पहले पहले तो सुन ले, फिर उसको समझे, फिर अच्छा खराब कमेंट पास करना चाहिए। इसी के लिए मैं एक रिलेटेड बात इसलिए बताया क्योंकि पेमा खांडू साहब का सरकार काम भी बहुत तेज़ी से कर रहा है, लेकिन क्रिटिसिज्म भी इसलिए कर रहा है क्योंकि लोग अवेयरनेस भी है, साथ साथ में वो सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी लोगों को बोलने का भी मौका मिलता है। तो क्रिटिसिज्म करना कोई ख़राब बात नहीं है। क्रिटिसिज्म तो डेमोक्रेसी में बहुत ही ज़रूरी है, खास करके ओपोजिशन पार्टी। लेकिन आप ABC मालूम नहीं है, ऐसा ही एलिगेशन लगा दिया तो उसको फिर प्रूव करना ज़रूरी होता है। ये जैसे कि आपने कहा कि अच्छा चल रहा है, पेमा खांडू सर भी ये बोलते हैं कि अरुणाचल में सरकार अच्छा चल रही है, उसका विकास अच्छा हो रहा है। इस बात को भी मानना पड़ेगा। 2017 से लेकर के अभी तक 2022 तक टेनिस कोर्ट में जितना भी जो प्रोटेस्ट रैली होता है या फिर जो धरना होता है, जो अलग अलग सरकार के खिलाफ को लेकर के, सरकार का जो भ्रष्टाचार को लेकर के, ये चीज़ जो बढ़ा है खासकर बेरोजगार को लेकर के, इस बात को भी तो मानना होगा सरकार। बिल्कुल, ये तो प्रोटेस्ट तो जितना प्रोटेस्ट करेगा तो उसको गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्स करता है। अगर कोई प्रोटेस्ट किया है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी जवाब देता होगा। मेरे ख्याल से अरुणाचल का जो स्पोक्समैन है पार्टी के या सरकार के भी स्पोक्समैन होते हैं, वो भी जवाब देता होगा और जवाब देना भी चाहिए। सिर्फ यही है कि ज़बरदस्ती पोस्ट से हट जाओ बोलना, तो वो तो पब्लिक तय करेगा, लेकिन पब्लिक का क्वेश्चन को जवाब देना ये सरकार का काम है और जवाब देना ही चाहिए। अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंसी, छुप छुप के कोई काम नहीं होना चाहिए। मैं जो काम करता हूँ दुनिया उसको देखना चाहिए। छुप के काम करने से फिर ये समाज के लिए और सरकार के लिए भी ठीक नहीं है। किरण जी, पब्लिक बहुत नाराज़ है कि किरण जी सेंट्रल में बैठे हुए हैं लेकिन अरुणाचल के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। सोशल न्यूज़ चैनल में ये देखा है कि उसको पूछा गया था संवाददाता द्वारा कि आप किरण रिजिजू को जानते हैं सेंट्रल में जो मिनिस्टर है, तो उनका ये कहना है कि वो बिल्कुल किरण रिजिजू को नहीं पहचानते हैं। उनका कहने का मतलब यही है कि किरण जो है सेंट्रल में बैठे जरूर है लेकिन अरुणाचल के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। इस विषय में आपका क्या राय है? मेरा यहाँ दिल्ली में बैठना, जो लोग
मुझसे मिलता है और सुबह शाम अभी आप भी देखा है कितना भीड़ मेरा पास लोग आते हैं। दिल्ली अरुणाचल के हर एक आदमी बाहर में रहने वाला अरुणाचल से बीमार, मैं हर महीने 2-2 3-3 डेड बॉडी को यहाँ से मैनेज करके वापस भेजता हूँ। कितने लोगों को तो इलाज करके ज़िंदा वापस भेजता हूँ। हर एक डिपार्टमेंट का जो सैंक्शन करने का जो काम है हम ही करते हैं। पहले अरुणाचल का जितना भी प्रोजेक्ट होता था वो यहाँ फंसते रहता था और यहाँ घूस देना पड़ता था, कमीशन देना पड़ता था। अरुणाचल आदमी का जो यहाँ एंट्री भी किसी मंत्रालय में एक्सेस नहीं था। मिनिस्टर लोग भी यहाँ रुकते रहना पड़ता था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्कीम के लिए कमीशन देना पड़ता था। ये सारा बंद हो गया है। मैं लंबा तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन एक दो आपको बात बताना चाहता हूँ ताकि आप समझ जाए। जैसे कि मैं जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम था तो मंत्री बनते ही अरुणाचल का जो बीएडीपी है सारा हमने चेंज करके बॉर्डर के लिए एक्स्ट्रा फंड लाया। जैसे कि जो बॉर्डर पैकेज लाया या वीकेबी के लिए स्पेशल पैकेज लाया या स्पेशली बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो लाया। तो मुझे आज 2014 में मैं जब मिनिस्टर नहीं हुआ था उस समय जो अनकनेक्टेड था आजकल वो कनेक्टेड हो गए हैं, तो मुझे संतुष्ट होता है। दूसरा छोटा छोटा एग्जांपल देंगे तो जैसे कि आईटीबीपी का सारा डिप्लॉयमेंट अरुणाचल में ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन उसका हेडक्वार्टर शिलोंग में था। तो आईटीबीपी का फ्रंटियर हेडक्वार्टर को शिलोंग से हमने ईटानगर में लेके आया। फिर सेक्टर हेडक्वार्टर को हमने लिकाबाली में लेके आया। उसी प्रकार से मैं मंत्री बनने के बाद में 2 डिज़ास्टर के लिए एनडीआरएफ होते हैं। जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं ना, फ्लड आता है, आग जलता है, एक्सीडेंट होता है, उसको बचाने के लिए 2 सेंटर खोला। एक बनारस में खोला जो प्राइम मिनिस्टर साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी है, दूसरा अरुणाचल में खोला है और वो अभी होलोंगी में उसका हेडक्वार्टर का काम पूरा जोर से चल रहा है। तो ये आप सोच नहीं सकते थे एक दिन हमारा वहाँ भी डिज़ास्टर का ऐसे हेडक्वार्टर खोलेगा। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल फिर फिल्म इंस्टीट्यूट। अभी हमारे लोग तो सोचेंगे कि फिल्म इंस्टीट्यूट तो छोटा सा चीज़ है सोचेंगे। ये फिल्म इंस्टीट्यूट अरुणाचल का नहीं है सिर्फ, ये नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट है। फिल्म एंड टेलीविज़न सेंटर जो खोला है, कोई सोच नहीं सकते थे, लेकिन उसको मैं उसको जोते में लेके आया अरुणाचल में। इसी प्रकार से कई स्कीम हैं, एक से बढ़कर एक जो स्कीम लाया। अभी जैसे ईटानगर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल गया, तो आप खिलाड़ी लोग को जाके पूछिए कि एक ज़माने में अरुणाचल में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का सपना था क्या? उसको तुरंत मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनते ही शुरू कर दिया। तो कोविड के समय में आप अभी भी पूछे डिस्ट्रिक्ट वाइज, मैंने जैसे कि आपका टेस्ट करने के लिए थर्मोमीटर जैसे मास्क लेकर के कई इक्विपमेंट्स होते हैं, वो अलग से, मैं सरकारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कलेक्ट करके अपना रिसोर्सेज से हर डिस्ट्रिक्ट हर मंडल तक पहुंचाया गया है। मैंने पार्टी वाला को बोला कि मैं इतना सामान भेजा है, पब्लिक को बताना है कि किरण रिजिजू साहब ने अलग से मैनेज किया, नहीं तो पब्लिक सोचता है कि ये तो ऐसे ही हमने देखा भी है, लिकाबाली साइड में भी हमने देखा है। हाँ, मैं भेजते रहता हूँ। और आप जीरो में जाके देखिए, आप कोलोरियांग में, दापोरिजो में, नाचो में, आलोंग में, बासर में, सेप्पा, बमदिला, या आप उधर ये मेचुका में या लिकाबाली में या तवांग में, कहीं भी जाके देखिए हर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस, एक्सरे मशीन, कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स जो मैंने दिया है छोटा छोटा टाउन में भी। वो मैं सरकारी बात ही नहीं कर रहा हूँ, सरकारी जो कर रहा है वो तो अलग कर ही रहा है, उसका तो मैं हिसाब ही नहीं कर सकता हूँ, वो तो करते रहता हूँ। लेकिन अलग से भी मैंने मैनेजमेंट करके जो अरुणाचल में भेजा। तो मैंने एक दिन बोला, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ क्योंकि बाकी एमपी मुझसे नाराज़ हो जाएगा। मैंने एक बार मैं मजाक से बोला था, हमारा नॉर्थ ईस्ट में टोटल राज्यसभा लोकसभा मिला करके 39 एमपीस है, बाकी 38 एमपीस ने जितना कलेक्शन करके अपना जगह में सामान दिया होगा, वो 38 मिला करके भी मेरा आधा भी नहीं है जो मैं अकेला मैनेज करके अरुणाचल को देता हूँ। वो एक्स्ट्रा एफर्ट है, मैं किसी का चोरी करके तो नहीं दे रहा हूँ ना, मैं अपना मेहनत करके पैसा जमा करके कलेक्शन करके मैं अरुणाचल के लिए भेजता हूँ। किरण जी का न्यूज़ चैनल में ये भी कहा है कि
नॉर्थ ईस्ट का जो जब हम लोग 8 स्टेट की जब बात करते हैं सबसे ज़्यादा पैसा अरुणाचल को जाता है। ये अच्छी बात है। इसका मतलब पब्लिक ये समझे कि पैसा यहाँ से जाती ज़रूर है लेकिन धरातल पर जो है वो पैसा को सही से इस्तेमाल सरकार की तरफ से नहीं होता है जिस कारण से सरकार पर जो उँगलियाँ उठती है। ये बात मैं अच्छा से जवाब देना चाहता हूँ लेकिन बहुत टेक्निकल हो जाता है, तो टेक्निकल जवाब देने से बोर भी हो जाता है और बहुत से लोगों को सरकारी गवर्नेंस का वो समझ में भी नहीं आएगा। इसमें एक तो कैपेसिटी का बात होता है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। अरुणाचल में कैपेसिटी नहीं है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, आपका प्लेट है, प्लेट में खाना डाला है, वो खाना जो है आप पूरा खाएंगे तभी तो और खाना डालेंगे। प्लेट में ऑलरेडी फुल है तो उसमें तो और खाना तो जाएगा नहीं, तो आप पहले खाना को खा लो फिर खाना डालेगा। तो ऐसा ही अरुणाचल में एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। पैसा पूरा भरा हुआ है, आपका देखिए पीएमजीएसवाई का पैसा देखिए, एयरपोर्ट का देखिए, हाईवेज का, सब 2014, 15, 16 में सब सैंक्शन कर चुका है। वह एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है ज़मीन पे। मुझे बहुत तकलीफ होता है, कई स्कीम जो है 2-2, 3-3 साल तक सैंक्शन होने के बाद वहाँ टेंडर कॉल नहीं कर पाता है। टेंडर कॉल करने से कभी केस हो जाता है, कोर्ट में जाकर स्टे हो जाता है, या कभी कोई ऑफिसर ने घपला कर देता है तो फिर उसका करेक्शन में टाइम लग जाता है। कभी लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाता है, ज़मीन नहीं मिलता है। डेमोक्रेसी होने के नाते एक आदमी भी केस देने से प्रोजेक्ट रुक जाता है। तो इस तरह से जो हम लोग यहाँ से प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में जितना स्कीम जा रहा है वो चीफ मिनिस्टर साहब और स्टेट गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम काम जो है डिले चल रहा है। जैसे कि हाईवे का काम अरुणाचल में कुछ जगह में हाईवे करना है करके यूपीए का गवर्नमेंट का समय में अनाउंस हुआ था, लेकिन अनाउंसमेंट करना तो इजी है, पैसा तो तभी आप माना जाएगा ना जब आप रिलीज करेगा। तो कोई लोग पूछते हैं ना कि यूपीए सरकार ने मनमोहन सिंह का समय में अरुणाचल को पैकेज दिया था, तो मनमोहन सिंह का समय में 22,000 करोड़ का पैकेज घोषणा किया था। वो घोषणा मतलब अलग से नहीं होता है, वो ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जितना प्रोजेक्ट है उसको मिला के टेबुलेशन करके उसी को ही पैकेज बोलता है। तो हम लोग का समय में तो रोड का काम ही 50,000 करोड़ से ज़्यादा है, ओनली फॉर हाईवेज। तो वो जो 22,000 करोड़ बहुत लोग नहीं जानते, वो सोचते हैं कि मनमोहन सिंह ने पैकेज घोषणा किया। घोषणा करना अच्छी बात है, लेकिन असली में पैसा जाना चाहिए ना। तो ये हाईवे का पैसा तो अभी जा रहा है, और एयरपोर्ट का पैसा भी घोषणा तो पहले हुआ था, लेकिन पैसा तो गया नहीं है, लैंड तो एक्विजिशन हुआ नहीं था। तो ये सब तो अभी जा रहा है। और एयरपोर्ट के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, उसके लिए कितना प्राइम मिनिस्टर ने अलग से अरुणाचल के लिए जो मदद किया है, लैंड कॉम्पनसेशन पैसा भी दिया है जिसका कोई प्रोविज़न होता नहीं है। तो इसी प्रकार से जितना जो स्कीम जा रहा है अरुणाचल में, अरुणाचल के पास उसका एब्जॉर्प्शन का कैपेसिटी नहीं है, तो खर्चा नहीं कर पा रहा है, तो सारा पैसा पेंडिंग हो जाता है और डिले होता है। तो कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपका नाम तकम सोनिया है, आपका वेट शायद 55 या 60 केजी और 65 केजी होगा। आपको बोलेगा कि 300 केजी का बैग को उठाओ, आप नहीं उठा पाएगा। उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बॉडी बनाना पड़ेगा, आपका ताकत बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप उठा पाएगा। तो वैसे अरुणाचल प्रदेश को और भी मजबूत बनाने के लिए और पैसा खर्चा करने के लिए, सेंटर जितना पैसा दे रहा है आज के दिन में, उसको खर्चा कर सकने के लिए अरुणाचल सरकार को कैपेसिटी को आपको इम्प्रूव करना होगा। आज का दिन में जितना कैपेसिटी होना चाहिए उसका 50% भी अरुणाचल प्रदेश का कैपेसिटी नहीं है। देखिए किरण जी, उसके बाद आगे यही कि जब भाजपा सरकार जब आई तो उस समय भी ये कहा गया था कि जो भाजपा में जो है दाग वाले नेता को नहीं रखते या फिर उसको मंत्रिमंडल में भी नहीं रखते हैं, ऐसे कहा जाता है। अभी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन या फिर अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल प्रदेश में जो है काम है, उनका ये डिमांड है कि पेमा खांडू जो है अभी जो मुख्यमंत्री, जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री है, उनका नाम में बहुत सारे ऐसे घोटाले के नाम आते हैं। तो ऐसे में क्या कभी हाई लेवल ये डिसीजन ले सकता है कि पेमा खांडू के नाम में दाग है तो इसलिए उसको मंत्रिमंडल से ये अपने सीएम से हटा दिए जाएंगे? क्योंकि आपका वो भाजपा का ही मतलब अपना एक आपका स्लोगन था कि जो दागी नेता है उसको कहीं भी नहीं रखेंगे। नहीं, दागी किस चीज़ का मुझे इसमें क्लियर नहीं है। पेमा खांडू साहब चीफ मिनिस्टर बनने से पहले वो एक उसके बहुत रिसोर्सफुल वाला आदमी है, बहुत अमीर आदमी है। दोरजी खांडू साहब के ज़माने में बहुत मेहनत करके या उससे पहले, मैं तो इतना डिटेल नहीं मालूम,
लेकिन पेमा खांडू साहब बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर रहा है और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वो तो चीफ मिनिस्टर बन के पैसा कमाया ऐसा नहीं है, उसके पास 1000 करोड़ जो भी होगा वो पहले से है उसके पास में। और उसके पास जितना फार्म है, मैं तो कॉन्टैक्ट नहीं करता हूँ, मेरा तो ये सब के बारे में आइडिया भी नहीं होते, लेकिन पेमा खांडू साहब तो पहले से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। तो वही उसका जो फार्म्स है, उसके जो भी अभी तो सीएम बनने के बाद खुद तो नहीं करते हैं, तो उसका कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दे करके कोई लोग करते होंगे, वो तो पहले से करते आया है। तो वो पेमा खांडू साहब ने खुद ही बोला है कि उसका जो फार्म है, उसका जितना भी काम करने का जो है वो तो पहले से चलते आया है, तो वो चलते रहेगा। वो सीएम बन करके फार्म को मिसयूज किया ऐसे तो है नहीं, उनका फार्म पहले से काम कर रहा है। वो अगर गलत काम करता है कि कॉन्ट्रैक्ट ले करके उसने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं किया, पैसा घपला करके खा दिया, वो विषय अलग है। अगर ऐसा होगा तो केस देना चाहिए, लेकिन वो तो खुद ही मानता है कि वो बिजनेसमैन पहले से था, वो कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी। बहुत बहुत जगह में एक्सेप्ट भी कर चुका है कि वो कॉन्ट्रैक्टर है। चलिए, आपने एक बात जिक्र किया था अभी, एपीसीएस अरुणाचल प्रदेश का सबसे अगर बर्निंग इशू है, अगर एपीसीएस है, जो कि हम लोग जिसको सबसे ज़्यादा मानता है कि ये जो है अलग गवर्नमेंट का भी बॉडी नहीं होता, इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, तो उसमें पेपर लीकेज होता है। तो आप कानून मंत्री होने के नाते आने वाला समय में इस पर मतलब आपकी तरफ से क्या संज्ञान हो सकता है, क्योंकि ये अरुणाचल के लिए सबसे एक सोचने वाला बात है कि अगर आपने जिसके विरोध में, उसको जिसका अगेंस्ट में ये ताकत जयरंग है, जिसके ऊपर ये आरोप लगाया गया है, वो 1992 से लेकर के 2022 तक उसमें कार्यरत है, यानी 30 साल पूरा हो गया है। तो हमारी जनता आज भी भरोसा नहीं कर रहा है कि 30 सालों में एपीसीएस ने जितना एग्जाम कंडक्ट किया होगा वो पेयर कैसे हुआ होगा। इसमें आपका क्या राय है? अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में मैंने जो अभी सुनाई दिया और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी मुझे बताया, वो तो जो भी हुआ है बहुत दुखद बात है, बहुत गलत बात है। हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो रिक्रूटमेंट करता है, और एक वो संवैधानिक संस्था है। लोगों का जीवन को अगर आप खिलवाड़ करेंगे, स्पेशली हमारे यंग माइंड्स, अरुणाचल का युवा पीढ़ी का ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ करता है, तो ये बहुत गंभीर बात है। इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लोग इन्वॉल्व है उसको लेकर के सख्त कार्रवाई तो करना ही चाहिए। और कमीशन एज अ होल, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लोग बैठे हैं, ऊपर में जो टॉप में बैठे हैं, अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं भी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। क्योंकि फुल प्रूफ सिस्टम बनाया ऐसा सोचता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कैसा ये पेपर लीक, क्वेश्चन पेपर लीक होना, ये गंभीर बात है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी हम लोगों को बताया कि वो कमीशन के साथ में भी बात करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करेंगे। और कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट है, डायरेक्ट सरकार उसको एक्शन, मेंबर्स के ऊपर में एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन करप्शन के मामले में तो सरकार एक्शन ले सकता है। जो करप्शन में इन्वॉल्व है एक्शन लेना चाहिए, और जो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन जहां मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, वो कमीशन खुद अपना हिसाब से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। किरण जी को पब्लिक बहुत सारे ऐसे पूछ रहे हैं कि किरण रिजिजू जो 24 जो लोकसभा इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन है, उसमें फिर से कंटेस्ट करेंगे, ऐसे लोगों का क्या पूछना होता है, उसका आपका 2024 में आपका क्या सोच है? इलेक्शन के बारे में तकम भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने आज तक कभी भी पार्टी के लिए टिकट नहीं मांगा। 99 में भी मुझे पार्टी ने डायरेक्ट टिकट दिया। 2004 में भी हमारे पार्टी ने मुझे बोला कि आप कंटेस्ट कीजिए, और पार्टी ने मुझे कंटेस्ट करने दिया। उसके बाद लगातार पार्टी ने ही मुझे कहा है, मैं तो बहुत वफादार सिपाही हूँ पार्टी का। पार्टी ने मुझे अगर कहता है कि नहीं लड़ना चाहिए, तो मैं नहीं लड़ूंगा। मैंने कभी भी अपने से मैंने टिकट नहीं मांगा। इसलिए आगे भी पार्टी निर्णय करेगा, और पार्टी निर्णय करने के बाद फैसला तो जनता करेगा।
आपको मालूम है 2009 में जब मेरे खिलाफ 70-80,000 से भी ज़्यादा वोट्स कैप्चर करके मुझे हराया, तो भी मैंने कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया। ज़बरदस्ती करके मुझे हराया था, लेकिन पब्लिक ने बाद में फिर मुझे जिताया। तो उसके मुताबिक मैं आज भी मैं चाहता हूँ कि जो हिस्टोरिक मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है, मौका मिला है, मैं अभी काम करते रहूँगा। फ्यूचर के बाद कॉन्टेस्ट करेगा नहीं करेगा वो तो अलग विषय है, वो फ्यूचर का तो मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो मौका हाथ में आया है उसको तो मैं गवा नहीं सकता हूँ। और साथ साथ मैं आपको और एक महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूँ। अरुणाचल कहाँ खड़ा है आज? मैं इस देश का एक सीनियर मिनिस्टर बनने के बाद भी अगर अरुणाचल को आगे नहीं ले जा सकता हूँ तो मैं कैबिनेट मंत्री बनने का क्या लाभ है? इसलिए मैं एक बार आप लोग पेशेंस से सुनिए, मैं कम से कम 2-3 घंटा मैं हिसाब करके बताऊंगा कि मैंने क्या चीज़ लाया है और पब्लिक से भी एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं अगर ब्रिज का पैसा लाता हूँ तो उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए एजेंसी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, ज़मीन के लिए गाँव का भी सपोर्ट चाहिए। पब्लिक का सपोर्ट के बिना सिर्फ पैसा लाना और प्रोजेक्ट लाना वो सफलता नहीं होता है। और दूसरा, अरुणाचल का आदमी कभी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पहुंचना चाहिए कि नहीं? हम चाहते हैं कि अरुणाचल के बच्चे साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, देश में नाम करें। अरुणाचल का आज तक एशियन गेम्स तक भी खिलाड़ी नहीं पहुंचा, ओलंपिक्स का तो दूर छोड़ दीजिए। मैं अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो नेशनल सेंटर ईटानगर में जो बनाया, अभी एजुकेशन शुरू हो रहा है, काम चल रहा है, उसके तहत मैं चाहता हूं कि अरुणाचल के बच्चे ओलंपिक तक खेले। अब मणिपुर से देश के लिए मेडल लाता है, आसाम से मेडल लाता है, अरुणाचल का क्यों नहीं ला सकते? तो ये चेंजेस लाने के लिए जो मैंने फाउंडेशन किया है उसी से ही रिजल्ट आएगा। इसलिए मैंने अपना हमारा साथी एमएलए मिनिस्टर लोग को भी बोलता हूँ कि छोटा छोटा जो लोकल इशू आप लोग हैंडल कीजिए। मुझे इंस्टीट्यूट, बड़ा ट्रेनिंग सेंटर जैसे अभी जो मैं ईटानगर में खोल रहा हूँ, ऐसा चीज़ और बड़ा सपोर्ट वो हमसे मांगो, वो मैं वो करवाऊँगा। इसलिए हमारा जो अरुणाचल का फ्यूचर किसके हाथ में है? अभी जो 20 साल से 40 साल के बीच में जो अरुणाचल का यूथ है, इन्हीं को अरुणाचल को चलाना है। अभी जो क्लास 11-12 से लेकर के कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं, जो यंग है, वही तो अरुणाचल का ताकत है। ये ताकत जो है फील्ड वर्क में, प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में, रिसोर्स क्रिएशन में, रेवेन्यू जनरेशन में पूरा ताकत झोंक देना चाहिए। वो सड़क में सिर्फ उथल पुथल करते रहेंगे, पॉलिटिकल वर्कर बन करके सिर्फ एक दूसरे को गाली देते रहेंगे या सिर्फ धरना प्रोटेस्ट ही करते रहेंगे, तो वेल्थ कौन क्रिएट करेगा? मान लो आप मुझे कहेंगे कि अच्छा रास्ता बनाना है, तो अच्छा रास्ता तो बनाना चाहिए, लेकिन अच्छा रास्ता बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो जनता ही क्रिएट करता है। हमारा युवा वर्ग ही फ्यूचर है। अब ये जैसे महाराष्ट्र वाला बोलते हैं कि हमने दिल्ली के लिए इतना कंट्रीब्यूशन किया है तो हमको रेवेन्यू वापस जो है डिवोल्यूशन इतना कम देता है, वो कंपेयर करते हैं ना, क्योंकि देश का जो पैसा है वो हर देश का हर एक स्टेट यूनियन टेरिटरी से ही आता है। तो हम लोग देश का तिजोरी में भी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए और हमारे राज्य का तिजोरी में भी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। वही कंट्रीब्यूशन से अच्छा सड़क बनेगा, वही कंट्रीब्यूशन से मेडिकल बनेगा, स्कूल बनेगा। ऐसे ही बोलेगा कि अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा मेडिकल चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट दो ही सोर्स है। तो इसलिए हमारा जो युवा फोर्स है उसका एनर्जी वेस्ट नहीं होना चाहिए, उनका एनर्जी यूजफुल होना चाहिए। सबसे नुकसान तभी होता है जब हमारा युवा एनर्जी बिना मतलब का ऐसे हवा में चला जाएगा, तो हमारे लिए ट्रेजेडी होगा। इसलिए यूथ लोग का आवाज़ भी बुलंद होना चाहिए। अगर वो प्रोटेस्ट करता है, कुछ करता है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसका ज़्यादातर उसका समय नेशन बिल्डिंग, समाज को बनाने में वो कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। अरुणाचल में हम लोग ट्राइबल आदमी हैं, हम लोग कम हो सकता है लेकिन कमज़ोर नहीं है। इसलिए पॉपुलेशन कम होने से भी हम लोग का हिम्मत, हम लोग का जो सपना है वो बड़ा है। इसलिए मैं एक अरुणाचल का ट्राइबल होने के नाते कभी कभी रुपया पैसा से भी बड़ा इज्जत होता है। इसलिए अरुणाचल का इज्जत, अरुणाचल का नाम के लिए मैं जब तक अरुणाचल का एमपी है
तब तक अरुणाचल का नाम हिंदुस्तान में गूंजते रहेगा। ये मेरा एक प्राथमिकता भी है। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप जब तक यहाँ पर बैठे हैं और अरुणाचल के लिए भी और देश के लिए भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अरुणाचल से इतना दूर आया है, मुझे भी अच्छा लगा। मैं तो इस तरह से बैठ के इंटरव्यू तो देता नहीं, लेकिन अरुणाचल के लोग आने से तो अच्छा लगता है, इसलिए आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और आपका ये अरुण भूमि नाम भी बहुत सुंदर है। और मैंने आपका इंटरव्यू 2-3 बार मैंने देखा था, आपका यूट्यूब चैनल भी है। आप बहुत अच्छा इंटरव्यू भी करते हैं, और हमारा नया जो जर्नलिज्म का एक आप लोग का तरफ से पहल की है, मैं उसके लिए बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए हमने बात किया है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि किरण जी जब तक यूनियन यहाँ पे अरुणाचल को रिप्रेजेंट करके बैठते हैं और देश के लिए भी प्रदेश के लिए भी ऐसे काम करते रहेंगे। और हम दोनों को आप इजाज़त दीजिए, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप जितने भी जो दर्शक देख रहे थे, आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।